Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study next cellular organelle and that is peroxisome. This is part of chapter number 4, the cell, from FSC part 1 biology book. peroxisome को peroxisome क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव होता है, जिसमें इसका जो फर्स्ट हाफ है peroxy, that is from peroxide, and second half that is सोम और सोमा. तो इसको हम लाइजोसोम से ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मतलब होता है बॉडी. तो peroxisome का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो वो बनता है peroxide बॉडीज. सेल के अंदर अगर हम देखें कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन peroxide की फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी डीकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं. इनकी इसी स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से इनको peroxisomes कहा जाता है. इनकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इनको डिड्यूव और उनके कोवर्कर्स ने 1965 में आइसोलेट किया था. कहाँ से आइसोलेट किया था? किसी जो भी उनका टारगेट लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसमें से लिवर सेल्स और ऐसे टिश्यूज को टारगेट किया गया था जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद थे, यानी कि ऐसे टिश्यूज जो एनरिच्ड विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स थे. अब इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से एंजाइम्स शामिल होते हैं, तो इनमें पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और इसी तरह के दीगर एंजाइम्स शामिल होते हैं. पेरोक्सिसोम की खसूसियात की बात करें तो ये इंतहाई सिंपल ऑर्गेनेले हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं. इसी वजह से इन्हें हम सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले भी कहते हैं. इसकी अक्रेंस की बात करें तो ये प्लांट और उसके साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं सभी के सेल्स में मौजूद होते हैं. इनके अंदर हाइड्रोजन peroxide प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस दोनों ही मौजूद होते हैं और इन्हीं की मौजूदगी की बिना पे हम इन ऑर्गेनेल्स को कैरेक्टराइज भी करते हैं. इसके अगर हम साइज की बात करें तो साइज इनका बहुत ही छोटा होता है. बड़े ये सिंपल से ऑर्गेनेले होते हैं और डायामीटर जो है इनका वो तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर होता है. अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके इंट्रोडक्शन से ही हमें क्लियर हो गया था कि ये हाइड्रोजन peroxide की फॉर्मेशन और उसकी डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सेल के अंदर. और हम ये भी जानते हैं कि ये फर्दर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं हाइड्रोजन peroxide उनमें इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट ऑर्गेनेले है ग्लाइओक्सिसोम्स. ग्लाइओक्सिसोम्स पेरोक्सिसोम के बरक्स सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं, जबकि ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते. प्लांट सेल्स में भी ये बिलखुसूस प्लांट सीडलिंग्स में वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं. ग्लाइओक्सिसोम्स थ्रू आउट प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये एक खास मौका पे बड़े ही कम अरसे के लिए सेल्स में अपीयर होते हैं और ये टाइम होता है प्लांट सीडलिंग की जर्मिनेशन का. और जर्मिनेशन भी बिलखुसूस ऐसे सीड्स की जिनके अंदर लिपिड्स की वाफिर मिकदार मौजूद होती है, यानी कि ये लिपिड रिच सीड्स के अंदर अपीयर होते हैं उनकी जर्मिनेशन के दौरान. मिसाल के तौर पे कैस्टर ऑयल, बीन्स या सोयाबीन वगैरह. इसके अलावा जो सेल्स जो प्लांट सीडलिंग्स जिनके अंदर लिपिड्स वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं होते बल्कि बहुत कम कंटेंट होता है जैसे पी या मटर वगैरह, तो उनके अंदर ये अपीयर नहीं होते. इसकी वजह क्या है ये हम इसके फंक्शंस में क्लियर करेंगे. इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये पेरोक्सिसोम की तरह ही सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले हैं और इनमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के दीगर एंजाइम्स भी प्रोसेस होते हैं जो अमूमी तौर पे एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते.
इसके अगर हम फंक्शन की बात करें जिसमें हमें इसका लिपिड रिच सीड के अंदर अपेयर होना भी क्लियर हो जाएगा, तो ये प्लांट के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, बिलखसूस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों ही रिएक्शंस में। और हम जानते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, प्लांट के अंदर मौजूद मैक्रोमोलिक्यूल जैसे यहाँ पे लिपिड्स वगैरह हैं उनको ब्रेक करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और क्योंकि जर्मिनेशन हो रही होती है तो इससे एनर्जी भी अखज़ की जाती है। और एनाबॉलिक रिएक्शंस में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे फैटी एसिड्स वगैरह उनको मिला करके दोबारा से मैक्रोमोलिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है जो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड में स्टोर होती है। जर्मिनेटिंग सीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्लाइऑक्सिजोम के मुख्तलिफ एंजाइम हैं जिनका हमने यहाँ पे तस्करा भी किया, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिलखसूस कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्जन में, जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स हैं उनकी कार्बोहाइड्रेट में की कन्वर्जन में, यानी कि सक्सिनेट बनने का जो अमल है। और सक्सिनेट किस प्रोसेस में बनती है, ये एक खास किस्म का साइकिल होता है जिसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो स्टोर्ड फैटी एसिड्स या जो लिपिड्स हैं स्टोर्ड उनकी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन है, और कार्बोहाइड्रेट में भी अंटिल जो सक्सिनेट है वो प्रोड्यूस होती है, और ये एक खास किस्म के साइकिल में हो रही होती है। और ये सारा प्रोसेस ग्लाइऑक्सिजोम्स के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो कैटालाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज के साथ साथ दीगर एंजाइम्स जो एनिमल में भी नहीं मौजूद होते वो ये इस साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये ग्लाइऑक्सिजोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इस दौरान होता क्या है कि जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो फैटी एसिड्स की कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन है, और ये बेसिकली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू पॉसिबल होती है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये क्रेब्स साइकिल के मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें फैटी एसिड्स को पहले एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लाइऑक्सिजोम ही मेन साइट है फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन में, और इनको सक्सिनेट में कन्वर्ट करने में ख़ास तौर पे लिपिड रिच सीड के अंदर। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहलाता है, जिसमें ग्लाइऑक्सिजोम में मौजूद जो एंजाइम है वो इसको कैटालाइज कर रहे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन परऑक्सिजोम एंड ग्लाइऑक्सिजोम। तो उसमें आज के हमारे टॉपिक में जो डिटेल थी इंट्रोडक्शन के हवाले से भी, इनकी कंपोजिशन के हवाले से भी, और साथ साथ इनके जो करैक्टरिस्टिक हैं या इनकी डिस्कवरी है या फंक्शन है वो भी मेंशन थी। तो आई एम श्योर कि आप सभी इन हेडिंग्स के साथ अगर इन टॉपिक्स को लिखते हैं तो आप अच्छे से इनको आंसर कर सकते हैं।